और ये वो तुम जाके मिल लो ना उनसे। तो मैं भी उस दिन मूड में था, मैंने कहा ठीक है आज ये पटाशेप हो जाए, जैसे बचपन में किया था ना मैंने कि आज हो ही जाए फैसला, इंडिया गॉट टैलेंट का। मैं ठीक है भैया मैं चले जाता हूँ, क्या करना है बताइए। कहते हैं हाँ तो बढ़िया, तुम तैयार हो, कितनी दूर है तुम्हारे? तुमने कहा 1 घंटा लगेगा। तो देखो एक काम करो, 11 फूल वाले एक लाल गुलाब का बुके लो, वहाँ जाओ, वहाँ पे जब दरवाजे खटखटाओ तो सिक्योरिटी वाला खोलेगा, है ना? तो सिक्योरिटी वाला खोलेगा तो उसको बोलना किट्टी भैया ने भेजा है। मैंने कहा, और फिर बोल के खुद ही वो हंसने लगे। तो मैंने कहा, यार भैया मतलब कुछ तो मतलब ऐसा करके फिर बोले कि अच्छा चलो यार ये तो मजाक वाली बात हो गई, लेकिन तुम मिल लेना भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यार हम एक जानते हैं क्या, वो साउथ में है, एक है डायरेक्टर, एक उनको उनको मैं जानता हूँ, उनसे मेरी जान पहचान है। और मैंने कहा कौन? साउथ में। मैंने आज खेल खत्म करूंगा मैं, बहुत हो गया आज ये। तो मैंने कहा कौन? कहते हैं वो शाहरुख खान की पिक्चर आई थी ना एक, वो है ना साउथ में, क्या क्या तो नाम है उनका, भूल जाते हैं, रत्नम रत्न। तो मैंने कहा मणि रत्न। कह रहे हाँ। तो कहते उनसे मिल लो ना जाके। तो मैंने आप जानते हैं उनको? कहते हाँ जानते हैं। तो मैंने कहा कहाँ पे आप? कहते हम गोल्फ खेलते थे उनके साथ। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा कहाँ गोल्फ खेलते? कहते चेन्नई उन्होंने बुलाया था हमें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये बताओ कि मैंने कहा आपके पास नंबर है ना, आप गोल्फ खेलते थे? कहते हाँ नंबर है। तो मेरा नंबर दे दो मैं अब जाता हूँ करके। कहते हैं देखो जो मोबाइल था ना वाला जिसमें नंबर उन्होंने दिया था वो तो यार गिर गया, हमें तो आता नहीं है बैकअप है लेना। एक कोई बात नहीं, तुम चेन्नई चले जाओ, मद्रास टॉकीज है वहाँ जाना, वहाँ जो गार्ड होगा उसको उसको बोलना कि किट्टी भैया ने भेजा, तो मिलवा देगा यार, हमारी है बातचीत। तुम्हें कहते हैं बल्कि वो तो गुरु का आइडिया तो हम ही ने तो दिया था उनको, कैसे तुम बात कर रहे हो? मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है। मैंने यार भैया थोड़ा कंट्रोल में फेंका करो ना, मतलब ऐसे ऐसे मतलब कुछ भी मत फेंको ना कि लपेट ही ना पाए। तो किट्टी भैया बोले भैया फेंक थोड़ी ना रहे, कहानी में मजा डाल रहे हैं, फेंक फेंक फेंकने वाली क्या बात करी तुमने, मजा नहीं डालेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने फोन रख दिया। उसके बाद थोड़ी देर उनका एक ऑडियो मैसेज, नॉर्मली छोटा था ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग राइटर वाला, एक लंबा उनका ऑडियो मैसेज और बड़ा मतलब खरखराती हुई आवाज़ में आ रहा है। तो मैंने उस दिन खोला क्या ऑडियो मैसेज ही क्या है, मैंने पता नहीं क्या देख के बोल दिया। और बहुत सीरियस आवाज़ में उनका आया कि डीपी तुम इस लायक हो तो जाओगे ना कि जो पेपर मिल कॉलोनी है, यहाँ पे जो पतंग उड़ती है, जो ये मंदिर के पीछे जो दीवार है जो जिसके पेंट उतर गया है, वहाँ पे जब लड़के लड़कियाँ मिलते हैं, जो ये बेंच है पेपर मिल कॉलोनी की, ये जो पोस्ट बॉक्स जो लगा हुआ है उसका जो छिल गया है नीचे का ना, इनकी कहानियां लिख पाओगे ना डीबी बाबू? इस लायक हो जाओगे ना तुम यार, मुझे इस लायक हो जाओगे ना तुम, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम इस लायक ना हो पाओ। फिर अगला मैसेज एक और आया, कहते ये जो यहाँ पे अंडे वाला है, ये जो चौराहा है, जो ये हलवाई जो छानता है, जो कड़छी है, ये जो मिठाई वाला है, जो मिठाई वाले का डब्बा है, जो अखबार है, जो ये रद्दी आती है इस कॉलोनी में, इन सबकी कहानियां लिख पाओगे ना तुम? इस लायक हो जाओगे ना? उनका फिर आया इस लायक हो जाओगे। मैंने कहा अब मैं नहीं खोलूंगा, मेरा अब ये हो गया मेरा। मैंने कहा कि नहीं अब मैं सुनूंगा ही नहीं आगे। तो मैंने वो कट कर दिया। उसके बाद मैं सोचने लगा कि यार एक कि इस आदमी को मैं कैसे ये समझाऊं कि जो मुंबई है कभी आके वो मुंबई देखे कि मुंबई शहर क्या है। ये जो शहर है इतना बड़ा शहर है कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग खो जाते हैं, समंदर एक आध खो चुके हैं वहाँ पे, हम लोग क्या हैं? हम खो जाएंगे इस पूरे उसमें। मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं चाहता था मैं किट्टी भैया से एक ट्रिक समझ लूं कि मैं कहीं जाऊं ना, ऐसे मैं हाथ हिलाऊं ना तो लोग समझ जाएं कि वो यार वो लड़का आया, वो राइटर आया ना, ये प्रोड्यूसर, वो तुरंत उसे बुला रहा है, किट्टी भैया का छोटा भाई है यार ये, अरे बुलाओ इसको, इसको बुलाओ, इसको लाइन मत लगवाओ यार, ये इसके लिए लाइन हटा दो। मैं उनसे पूछ ही नहीं पाया कि कैसे ऐसी जिंदगी जाए जहाँ पे लाइन ना लगानी पड़े। सारी लड़ाई तो लाइन से हटने की है ना। और मैं बहुत कुछ पूछना चाहता था लेकिन मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया, और वो ऑडियो मैसेज वैसे के वैसे छोड़ दिया। मैंने कहा मेरे को अब, और मेरा तो मन ये भी था कि मैं बोलूँ कि यार अपना ख्याल रखो, मम्मी ने भी बोला कि यार इनकी तबीयत खराब हो रही है, एक दिन आके मिल लो। जो वो ऑडियो मैसेज था उसके ठीक 1 हफ्ते बाद वो नहीं रहे। मेरे पास ये ऑप्शन था, संडे का दिन था, वो भी देख के ही मरे थे कि संडे वाले दिन मरे ताकि किसी को छुट्टी उट्टी लेने की दिक्कत ना हो। मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं क्रिमेशन में आ सकता था, इतनी फ्लाइट लखनऊ से मुंबई की चलती हैं, लेकिन मैं नहीं आया क्रिमेशन में क्योंकि मुझे ये लगता रहा कि मुझे अंदर कहीं डीप डाउन ये डर था कि अगर इस आदमी को मैंने जलते हुए देख लिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे कहानी खत्म नहीं करनी है, कहानी शुरू करनी थी। उस बेचैनी में जब ये खबर आई, मैं वहीं पे जो भी मुझे कागज़ मिला घर में जो पुराने पड़े हुए थे, कुछ अखबार के नोट्स, कभी कुछ, उसी पे जो मैंने पहले 2 शब्द लिखे वो थे किट्टी भैया।
और अगले मुझे 4-5 घंटे याद नहीं है कि मैं किस ट्रांस में था, किसने लिखा, मैंने तो नहीं लिखा वो, लिखा। और जो मेरी पहली किताब आई, यहाँ पे शैलेश हैं मेरे पब्लिशर, उनको एग्जैक्टली उनको याद हो, वो लखनऊ आए थे और वही मैंने 4 पेज उनको पढ़वाए थे कि ये कुछ है। और वो जो 4 पेज थे वही मेरी पहली किताब की पहली कहानी बनी बाद में, वही 4 पेज एग्जैक्ट, बिना बिना एडिट के। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ना कि कहानी कैसे लिखते हैं, किताब कैसे लिखते हैं, और हर बार मैं एक झूठ कुछ ब्लफ कर देता हूँ कि ऐसे लिखते हैं, अरे प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर को फॉलो करना होता है, उसके आपको पता होना चाहिए, सब मैं कहानियाँ सब यूट्यूब पे देख देख के सुना देता हूँ। मैं किसी को कैसे ये समझाऊं कि मुझे अपनी पहली किताब लिखने के 2 शब्द शुरू के लिखने के लिए कितने साल का समय और कितना कुछ चलना पड़ गया। मैं ये कैसे किसी को बताऊंगा कि कैसे कहानी लिखते हैं, मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कोई और है ना जो ये कर रहा है। मैंने वो लिखा, ये हुई, फिर एक किताब हुई, दूसरी हुई, फिर तो जादू की तरह होता है ना, फिर आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आप तो बस वो जादू होते हुए देख रहे हैं, उस जादू के हिस्से को देख रहे हैं। दूसरी हुई, तीसरी हुई, और मुझे अभी भी नहीं पता, अब तो 7 हो गई, 8 हो जाएंगी, कि वो कौन है, कैसे है, क्या क्या हुआ। ये सब रहा, जो भी हुआ तामझाम। उसके बाद एक दिन ऐसे ही मुझे चेन्नई से फ़ोन आया, और वहाँ से फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि हम मणिरत्नम सर के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपसे मणि सर मिलना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने क्रॉस चेक किया, क्योंकि आजकल स्कैम भी बहुत चलते हैं ना, पता चला कि वो है कि क्या कॉल है, तो मैंने चेक किया तो उन्हीं के ऑफिस का नंबर था। मैं खैर पहुंचा, और मणि सर के साथ जब आप कमरे में रहते हैं ना तो ऐसा वो नहीं दिखाई पड़ते, पीछे हाथी घोड़ा शाहरुख खान दिल से नायकन सब कुछ चल रहा होता है पीछे। तो चला, फिर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, एक फिल्म का, 2 फिल्म का प्रोजेक्ट था, पोनियन सेल्वन नाम का। मैं 1.5-2 साल वहाँ पे चेन्नई ऐसे गया हूँ मत्था टेकने, जैसे कि किसी मंदिर में आदमी जाता है, वैसे इतना सरेंडर भाव, मैंने कोई उस समय काम भी नहीं लिया, वो किया। और मेरे पास 2-2.5 साल, उस 2 साल में बहुत मौके आए कि मनी सर के साथ मैं अकेले कभी डबिंग रूम में हूँ, कभी हूँ। मेरा मन किया यार एक बार इनसे पूछूं कि यार ये किट्टी भैया को जानते हैं क्या क्या पता, मतलब क्या हो ऐसा। खैर फाइनली पूरी मैंने हिम्मत की नहीं, कि मैंने कहा पता चला कि 20 प्रोजेक्ट निकाल के हमें बाहर करेंगे, जो भी एक डर भी लगता है ना, आप कैसे किसी से, मतलब वो आपके रेल्म के बाहर है ना, ये सब आपके सोच के बाहर की चीजें हैं, है ना। तो सब सब खत्म हो गया। तो क्या होता है जब फिल्म खत्म होती है, जब बन के, तो सेंसर में जाती है। आप लोग देखते हो रोज सेंसर में कुछ ना कुछ बवाल होता है, कुछ होता है। तो सेंसर बोर्ड का नियम है, मैं जानकारी के लिए बस मैं बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि सेंसर बोर्ड में जब जाती है फिल्म, तो वहाँ पे डायरेक्टर को, राइटर को, प्रोड्यूसर को होना होता है, सेंसर की स्क्रीनिंग अलग चल रही होती है, और बाकी लोगों को बाहर बैठना होता है। वो लोग अपना बजर दबा दबा के कट लगा रहे होते हैं, अगर कट होते हैं तो। और बाद में जब फिल्म खत्म होती है तो उनको बताया जाता है, और उसके बाद अगर सब सही है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब पोनियन सेल्वन की ये जब स्क्रीनिंग सेंसर बोर्ड में चल रही थी, तो मुंबई में मैं बैठा था, 3 घंटे की फिल्म थी, और मैं 2.25 घंटे तक सोचता हूँ यार इनसे पूछ ही लेना चाहिए, अब तो फिल्म खत्म ही हो रही है, अब क्या है, कौन सा निकाल देंगे, अब तो आई है ना नाम जो आना है, जो भी है, तो मैंने इनसे पूछ लेता हूँ। तो मैंने बहुत हिम्मत करके मनी सर की तरफ बड़ी उम्मीद से देखा, और मैंने कहा सर डू यू नो समबडी नेम किट्टी फ्रॉम लखनऊ। तो उन्होंने वैसे मेरी तरफ देखा, और धीरे धीरे उनका सर हिलना शुरू हुआ। मैंने कहा चलो यार, ये तो सब हवा में ही था उनका, मतलब ऐसे करके। फिर खैर जब सेंसर का जो प्रोसेस खत्म होता है, उसका सर्टिफिकेट मिलने में 30-40 मिनट का समय लगता है। तो 30 जो था वो सर्टिफिकेट की प्रोसेस में, तो हम वेट ही कर रहे थे, वो सब जब हुआ, और सर्टिफिकेट मिला, और जब जा रहे थे कैब से, सब गाड़ियाँ निकल रही थी, तो तब मनी सर ने मुझे ऐसे इशारे से बुलाया, कहते ये यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, ये लखनऊ में रजिस्ट्री ऑफिस में था क्या कुछ। तो मैंने कहा कहते ही वाज अ फनी चैप। मैंने आप जानते हैं उनको? कहते हाँ हम लोग रिसर्च कर रहे थे ना कुछ करप्शन पे, तो चेन्नई बुलाया था, वो तो गोल्फ भी खेलता था, 1-2 बार खेले हम लोग, नंबर भी मैंने दिया। कहते हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम। तो मैंने कहा कि सर वो बड़े भाई हैं। कहते अच्छा जी, अच्छा ठीक। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं कहा यार कि क्या सच क्या झूठ, मतलब मेरे तो लगा कि मैंने बात हुई भी है कि नहीं हुई है मेरी उनसे, ये सही में ऐसा हुआ था क्या कि वो गोल्फ खेल रहे थे उनके साथ में, वो नंबर सही में था, मोबाइल गिर गया था, क्या था। फिर मुझे बात याद है कि यार कहानी फेक थोड़ी ना रहा है, मजा डाल रहे हैं। तो मैं फिर निकला, फिर मेरे को ये था बचपन से, मेरे जैसे शुरू में अंकल जो मैंने बताया ना, ऐसे बहुत लोग मेरे आते थे। मेरा ये सपना था कि जब मेरी फिल्म आएगी तो मैं उन सारे लोगों जिन्होंने मुझे बचपन में बोला दुबे जी आपका लड़का कुछ नहीं करेगा, इन सब लोगों को एक साथ हॉल में बुला के चले। तो वही हफ्ते भर बाद रिलीज थी, मैं लखनऊ पहुंचा, मैंने हॉल बुक किया पूरा, है ना, आई मैक्स 2D पूरा हॉल बुक।
हमने एक एक आदमी को चुन चुन के बुलाया, है ना। मैंने कहा देखो अच्छी बुरी जो भी है ना, कि अब तो आपने कहा कि कुछ नहीं होगा। और फिर आप जब बुलाते हो गेस्ट को तो नॉर्मली क्या होता है, कोई एक व्यक्ति आ रहा है साथ में एक और आ गया, या कोई लोग 4 लोग आ रहे हैं 3 ही आ पाए, ऐसा एक नंबर क्रंच चलता रहता है ना, कि अरे जैसे शादी में होता है वो सब करके। तो जब पिक्चर हम लोग सोच रहे हैं अरे ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कहाँ बैठेंगे, कैसे होगा ये होगा, करते कराते जब फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू हुई तो वहाँ पे केवल एक सीट खाली रह गई थी सब लोगों के बैठने के बाद। अब पता नहीं किसकी थी वो सीट, क्या था, बट वो एक सीट खाली थी, वो कोई नहीं आया वहाँ पे। उसके बाद जब स्क्रीनिंग हो गई तो मुझे लगा दिवाली आने वाली, मैं रुक जाता हूँ घर पे, और मैं रुक गया। और मम्मी ने कहा कि अरे ऐसे ही तुम अब रुके हो तो जाके वो पेपर मिल, क्योंकि मैं पेपर जिस दिन किट्टी भैया के जाने के बाद से मैं पेपर मिल कॉलोनी वाले घर कभी गया ही नहीं, उस गली में ही नहीं गया, क्योंकि मुझे वो कोई भी रिमाइंडर चाहिए ही नहीं था। और आप उसको अवॉइड करते रहते हो ना, सच को, अपने जीवन के बहुत सारे जो गहनतम राज और सच होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, डिसमिस करते जाते हैं। मैं गया नहीं था, तो मम्मी ने कहा अरे वो साड़ी का एक काम है वहाँ पे पेपर मिल, तुम चले जाओ यहाँ से, जाके करा दो, कोई है नहीं, तुम्हें पता है फ़ोन कर देंगे। मैं गया। अच्छा देखिए जीवन में नेहा जी ऐसा है, हम लोग इतना सोचते हैं कि जो हमारा पहला प्यार है कभी जीवन में हमें आगे टकराएंगी कभी वो, या टकराएंगे वो, तो जब मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। जैसे मुझे पता था मैं क्या बोलूँगा, मुझे शुरू से डायलॉग पता था कि अगर मुझे जिनसे मैंने प्यार किया था वो मिलेंगी नेहा, तो मैं उससे पूछूंगा तुम खुश हो। मुझे जवाब सुनना ही नहीं, और उस तुम खुश हो में कई सारी चीजें साइलेंट हैं। क्या तुम मेरे बिना खुश हो? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि नेहा मिल गई है सामने, और वहां मैं जब साड़ी की दुकान में घुस रहा था तो नेहा वहां से निकल रही थी। तो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, तुम खुश हो कि तुम मेरे बिना खुश हो, मैं क्या बोलूँ, कैसे, मतलब अंदर का जो है बैठा हुआ जो मेरे मन में जो डायलॉग है उनको कैसे मैं क्या बोलूँ। इतने में नेहा ने मेरे से पूछा अरे कैसे हैं आप। तो मैंने कहा तुम मुझे कब से आप बोलने लगी, जैसे कल तक हमारी बात हो रही हो। तुम तो हंसने लगी, बोली कि तो नेहा ने मुझसे पूछा तुम खुश हो। मैंने कहा हाँ मैं उतना ही खुश हूँ जितना कोई खुश हो सकता है। मैंने कहा तुम खुश हो? मैंने कहा मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना शादी के बाद कोई भी लड़की हो सकती है। तो मैंने कहा और बेटी की बेटा? तो उसने कहा कि बेटी हो गई वरना तो तुम्हारे वाला नाम रख देती। तो मैंने कहा तुम्हारा? मैंने कहा मेरा भी बेटा हो गया वरना उसका नाम नेहा ही रख देता। तो उसने फिर हुआ, तो उसने कहा कहीं कैफे में बैठे? तो मैंने कहा हाँ बैठते हैं कैफे में, चलो। फिर चलते चलते हम कैफे में जाएंगे तो उसने और किट्टी भैया का क्या हाल है। तो मैंने तो कभी नेहा को बताया नहीं था ना किट्टी भैया के बारे में, कभी ये जिक्र ही नहीं छेड़ा था कि कोई किट्टी भैया भी हैं, कुछ ऐसा एक सुपरमैन है मेरे लाइफ में, कुछ ऐसा है। तो मैंने कहा अब तुम किट्टी भैया को कैसे जानती हो? तो उसने कहा वो आए थे ना। तो मैंने कहा कब आए थे? कहते रहे 20 को शादी थी तो 19 की शाम को वो घर आए थे ना। तो अरे आए तो क्या बोले वो? कहते आए और सबको पता नहीं कैसे यार, उनको सब पहचानते थे, उनको सबको हटा लिया उन्होंने, मेरे साथ 2 मिनट बैठे और मेरे को पूछा उन्होंने कि नेहा तुम सोच लो अपने मन में सही से, अगर तुम एक थोड़ी सी भी तुम्हारा मन है तो यहाँ पे तो हम आग लगवा देंगे, लेकिन अगर तुम में मन है तो ये शादी तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी शादी दिव्य प्रकाश से ही होगी। तो मैंने कहा सही में ऐसा? उसने कहा हाँ वो आए थे, और जब उन्होंने बोला तो मैं डर गई। तो मैंने कहा फिर? तो उसने कहा नहीं बस जैसे ही मैंने बोला कि नहीं भैया मेरे को डर लग रहा है, अब इतनी सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी अगर मैंने मना किया इस मोमेंट पे, एक दिन बाद शादी है, तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई, मैं रोने लगी। तो उन्होंने फिर उठते हुए मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा और बार बार, बहुत कहते हैं उनके हाथ में कुछ एक, उनके बहुत एक अलग ही स्नेह था, वो प्यार था, कुछ वैसा कभी किसी ने सर पे हाथ ही नहीं रखा था। तो उसने अपने सर पे हाथ रखा और बोला कि खुश रहो, खूब खुश रहो, और कोई भी दिक्कत हो तो बताना, जहाँ बताओगी वहाँ आग लगा देगा। कहते हैं फिर नेहा चुप हो गई और एकदम से पता नहीं कैसे ट्रांस में नहीं रहते हैं कुछ लोग, तो नेहा चुप हो गई और एकदम से मेरी तरफ देख के बोली कि यार अगर उस दिन मैं डरी नहीं होती, उस दिन मैं घबराई नहीं होती, तो क्या हमारी कहानी कुछ अलग होती। मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस सवाल पे, इस बात पे कैसे रिएक्ट करूँ कि उस दिन अगर थोड़ी सी भी कहानी पलटती तो आज कहानी कितनी अलग होती। एक कहानी जिसमें शायद सब कुछ तय था पहले से, एक कहानी जिसमें शायद सब कुछ तय था पहले से, एक फसाना जिसमें सब कुछ मिलकर भी खो जाना था। तुझे मुकम्मिल करना था एक हिस्सा मेरे किस्से का, तुझे मुकम्मिल करना था एक हिस्सा मेरे किस्से का, मुझको तेरे अफसाने में एक किरदार निभाना था। चाह
सितारे मुट्ठी में थे, सूरज से याराना था, क्या दिन थे जब ख्वाब नगर में अपना आना जाना था। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे रिएक्ट करूँ, पता नहीं उस मोमेंट क्या हुआ। मैं उठा, मेरे हाथ अपने आप नेहा के सर पे गए और वैसे मैं बोलता ही हूँ, और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकला कि तुम खुश रहो, बहुत खुश रहो, खूब खुश रहो, कुछ भी दिक्कत होगी तो बताना। वहाँ से उठा और मेरे पैर अपने आप मुड़े, और मुझे मालूम था कि ये रास्ता पेपर मिल कॉलोनी का जाता, मैं कभी वो रास्ता नहीं लेता था। अपने आप मेरे पैर मुड़े और पेपर मिल कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर में उस छत पे था जो हमारी कॉमन छत थी। उस छत में आसमान में जब चांद मैंने उस दिन देखा तो मुझे किट्टी भैया की बात याद आई, और मुझे लगा कि शायद कोई दूसरी दुनिया हो जहाँ से यही चांद दिखता होगा, जहाँ पे नजरें मिल जाती होंगी। मैं सोच ही रहा था कि यार हम लोग सारे लोग जो है ना, हमारे अंदर एक मोहल्ला है, हम भाई हैं, दोस्त हैं, कलीग हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो शहर होते हैं। किट्टी भैया शहर थे मेरे लिए। हम लोग नहीं बोलते कि हम गए यार, वो पहले वाली बात नहीं रही इस शहर में। तो होता ये है कि जिन लोगों से वो शहर बनता है वो शहर वैसा नहीं रह जाता जब वो लोग नहीं रहते हैं। एक आदमी अकेले थोड़ी ना मरता है, पूरी दुनिया लेके मर जाता है ना। आदमी अकेले कहाँ जाता है, पूरी दुनिया साथ में चली जाती है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि ये क्या है, कैसे मैं इसको देखूं। नेहा से वो मिले थे, मणिरत्नम से वो मिले थे, वो क्या आदमी था, वो मेरे लिए बैठ के रो रहा था। मैं कह रहा था, इतने में उनका बड़ा वाला लड़का आया और छत पे उसने मेरे पैर छुए, और अपने आप मैंने कहा, और क्या क्या मौत चल रही है, मेरे मुंह से अपने आप निकला, क्या मौत चल रही है, क्या कैसे होते हैं, क्या चल रहा है। उसने कहा मैं ठीक हूँ। मेरे हाथ अपने आप जेब में गए और जेब से 500 रुपए का नोट बाहर आया, अपने आप उसकी जेब में रखा। तो उसको चूंकि नौकरी लग गई थी तब तक उसकी, तो उसने कहा, अरे भैया मैं बड़ा हो गया हूँ, कमाने लगा हूँ। तो मेरे मुंह से अपने आप निकला कि अरे अपने भैया से ज़्यादा कमाने लगे हो क्या, रखो भाई मिठाई खा लेना। कहते अरे मैं मिठाई नहीं कहते, अरे तो पटाखे चला लेना है, रखो रखो भाई। मैं वहाँ से उतरा और जो जो मुझे कॉलोनी में पुरानी मेरे जान पहचान का दिखा, मेरे हाथ अपने आप जेब में जाते रहे जाते रहे जाते रहे, और उनको मैं 500 देता रहा कि रखो मिठाई खा लेना। तो होली दिवाली जैसे किट्टी भैया मनाते थे वैसे ही कर करके जब घूम वहाँ से निकलने के लिए अपने घर के लिए मैं राइट ले रहा था, तो देखा लेफ्ट में अंडे वाली की दुकान मुझे दिखी। अंडे वाले की दुकान दिखी, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले दिखे जो उसको हड़का रहे थे। तो मैं गया, मैं अंडे वाले की दुकान पे गया और वहाँ जाके मैं बैठा। जब पुलिस वालों से वो निपट लिया तो मैं बैठा, उसने देखा मुझे कि, तो वो अपना सब छोड़ छाड़ के वो मेरे पास आया कि अरे भैया आप कहते हैं कितने सालों बाद आए आप। कहते आप रुको एक मिनट, कहते आप क्या खाओगे आप। मेरे मुंह से अपने आप निकला हमारा वाला। वो गया, 2 प्लेट आया, दुकान उसने थोड़ी रोकी, अपने लड़के को लगाया, हम लोग साथ बैठे, हम दोनों कुछ नहीं बोल रहे। वो बोला कि कहते यार भैया वो बोलते थे यार डिप्पी आएगा यार एक दिन। कहते क्या हाल है आपके यार भैया। कहते यार किताब पढ़ी यार आपकी, वो देखी मैंने किताब। तो मैंने कहा अरे वाह आपने देखी। कहते और फिर वो अपने आप बताने लगा उस दिन की घटना। कह रहे वो जो संडे था ना, कहते सारी दुकानें बंद हो गई थी भैया, सारा यहाँ पे डेडलॉक था, कुछ भी नहीं था यहाँ, सारी दुकानें बंद थी। संडे को गए वो, अब तो दुकान पे आना उनका कम ही हो गया था। कहता और जाने से 1 हफ्ते पहले उन्होंने घर बुलाया मुझे। तो मैंने कहा कि क्यों, घर क्यों बुलाया। तो मैंने कहा कि वो बुलाए और मेरे को जेब में 500 रुपये दिए और बोले कि एक दिन डीपी आएगा, तो उसके लिए दे रहा हूँ, ये रखो, उससे पैसे मत लेना। मैं बैठा रहा, फिर और मैं बैठा हूँ तो फिर मैंने कहा अरे वो, फिर अब वो अपना कुछ बातें बताया जा रहा है, मुझे आधी सुनाई नहीं पड़ रही बातें उसकी, कुछ मरमर सुनाई पड़ रहा है कान में। वो गया फिर एकदम से जाके उसने जो थी दुकान, वहाँ से किताब, मेरी जो पहली किताब है शर्तें लागू, निकाल के लेके आया और वहाँ उसने कहानी खोली। कहते भैया क्या क्या कहानी, भैया क्या मज़ा आ गया। तो मैंने भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एज अ राइटर, आपको लगता है ना कि पूछ ही लेंगे भाई कैसी लगी आपको। तो मैंने कहा कैसी लगी आपको कहानी। कहता अरे पढ़ी कहाँ है भैया। मैंने फिर अच्छी कैसे लग गई। कह रहे यार भैया मैं यहाँ 20 साल से ठेला लगा रहा हूँ यार। कहते कोई मेरा नाम नहीं जानता है। कहते आपने कहानी में मेरा नाम लिख दिया यार सुरेश। कहते किट्टी भैया के साथ मेरा नाम आ गया यार। कहते मेरा नाम आपने अमर कर दिया भाई। फिर वो कुछ बोलता रहा, मेरे को कोई हवा नहीं कि क्या उसने बोला। कहते भैया बस मज़ा आ गया यार, वो क्या किट्टी भैया तो बोलते ही थे यार कि वो आएगा, टीपी आएगा एक दिन। तो मैंने कहा, फिर मेरे को लगा कि यार मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं क्या, मेरे हाथ गए जेब में और उसी स्टाइल में 500, लेकिन 500 रुपये मेरे खत्म हो चुके थे ही नहीं, सब बट चुके थे। तो मैंने यूपीआई के लिए मोबाइल निकाल के यूपीआई करने गए थे। अरे भैया क्या बेइज्जती कर रहे हो क्या यार।
कैसी बात कर रहे हो यार, अगली बार देना आप, ये सब पैसे वैसे कुछ नहीं, ऐसा है, ये सब तो हो गया है ना, हिसाब तो हो गया है, अगली बार ये सब कर। मैं पर्स अपनी जेब में रख रहा था कि इतने में कोई लड़का वहाँ से निकल रहा होगा, तो वो मेरे से टकराया, और पर्स रखने से पहले ही पर्स बिखर गया, ज़मीन पे सारा सामान बिखर गया, और मैं वो जो सारे कार्ड और कागज़ जो रखने लगा, तो उस दिन वो जो किट्टी भैया ने दिया था यहाँ की शादी पे, तो वो कागज़ भी निकला उसमें, जो मैंने कभी नहीं खोला था। मुझे लगा कि शायद उसका टाइम आ गया है इस कागज़ को खोल लेने का। और देखिए, वो जो कागज़ में बात लिखी थी, वो कोई भी दुनिया में बोलता है, इस सब बातों में मुझे कोई भरोसा नहीं है कि ये सच होंगी, नहीं होंगी, ये है भी कि नहीं है। उस कागज़ में केवल इतना लिखा था कि टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ, जब मैंने शुरू में सवाल पूछा था मजाक में कि आप क्या बनना चाहते हैं, मैं अब जो सोचता हूँ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या बन ही सकता हूँ। मैं जो हद से हद बन सकता हूँ वो ये है कि कोई ऑर्डिनरी सा दिव्य प्रकाश जैसा लड़का मेरे आसपास हो, और जिसके कंधे पे हाथ रख के मैं बोलूँ कि टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा, और उसकी लाइफ ऐसे ही बदल दूँ जैसे कि दिव्या ने मेरी बदली थी। बहुत बहुत